Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 10 cell cycle and cell division from a class 11th biology book. And in this video I am going to read the NCERT book so that आपको ये NCERT book अच्छे से समझ में आए और आप इसको बेटर इंटरप्रिटेट कर सको और एग्जाम्स में आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो एज वेल एज क्योंकि जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है ये हम बहुत हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इवन पीएचडी में भी हम इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, बट एट दिस लेवल आपको कितना पढ़ना है, कितने डेप्थ में जाना है सेल साइकिल और सेल डिवीजन को, हमें वो एनसीईआरटी से ही पता चलता है। इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ना इज ए मस्ट, ठीक है, कि एनसीईआरटी किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करती है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, तो हमें उन पॉइंट्स को बेटर समझना है और ज्यादा बेहतर समझना है ताकि हम अपने एग्जाम्स में बेटर। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। तो साइकिल वर्ड जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, साइकिल मीन्स व्हाट? ओके, साइकिल मीन्स कि एक इवेंट है जो कि बार बार वापस से रिपीट होती है, बार बार वहीं से जहां से शुरू होती है वहां पे वापस आती है एंड देन वहां से फिर से वही पाथ फॉलो करती है, ठीक है। एक ही पाथ को बार बार फॉलो करती है तो हम उसको कहते हैं ये साइक्लिक इवेंट है, ठीक है। जैसे दिन और रात जो है एक साइक्लिक इवेंट है, पहले दिन होता है फिर रात होती है, फिर दिन होता है फिर रात होती है। तो सेल की भी एक साइकिल होती है, ठीक है। जैसे सेल डिवीजन होता है उसकी भी एक साइकिल चलती है, इसलिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन लिखा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना, यानी एक सेल जो है डिवाइड होकर के दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, उसको कहते हैं सेल डिवीजन या सेल का रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये भी हम इससे समझते हैं। तो हम इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है और सेल डिवीजन में कितने इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का भी थोड़ा सा हम एक ब्रीफ रिव्यू लेंगे और ह्यूमन सेल्स का भी हम ब्रीफ रिव्यू लेंगे कि एग्जैक्टली सेल डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। सो आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल? तो आपको पता ही होगा कि चाहे कोई ऑर्गेनिज्म कितना ही बड़ा हो या कोई कितना भी छोटा हो, उन सबकी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि जब हम अपने मदर के वूम में रहते हैं तो हम किस फॉर्म में रहते हैं? एग सेल के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और मेल्स में किस फॉर्म में रहता है? ये स्पर्म के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो जब स्पर्म जो है एग को फ्यूज करता है तो स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से जाके फ्यूज कर जाता है और एग जो कि अब फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जो कि एक फर्टिलाइज्ड एग होता है, उसके अंदर 2n क्रोमोसोम आ जाता है, मदर का n और फादर का n फ्यूज होके 2n बन जाता है। और ये जो सिंगल सेल है इस वक्त कुछ समय के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए ये सिंगल सेल में रहता है और इसी सेल से हमारा पूरा लाइफ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी लाइफ शुरुआत में सबसे पहले जब वो शुरू होता है तो वो एक सिंगल सेल ही रहती है, ठीक है। सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। तो आप आश्चर्य कर सकते हो ना कि भाई एक सेल से हम इतने बड़े ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास तो जैसे बाल है, आंख है, नाक है, पैर है, तो ये क्या सारे के सारे एक सेल से कैसे डिराइव हो गए? हम जैसे अगर सेल डिवाइड भी करती गई तो सेल को कैसे पता चला कि कौन सी सेल जो है वो नोज बनाएगी, कौन सी सेल जो है वो टीथ बनाएगी, कौन सी सेल जो है वो लेग का फॉर्मेशन करेगी, हाउ? तो ये सब कुछ हम देखते हैं, ठीक है। सो यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गोज ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिजम्स। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मतलब सेल जो है अगर है तो वो ग्रो करेगी, अपना साइज इंक्रीज करेगी और रिप्रोड्यूस करेगी, मतलब एक सेल जो है वो दो सेल में बदल जाएगी, ठीक है। एक से दो हो जाने को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहले सिंगल सेल थी, उसने अपनी डॉटर सेल कर ली तो वो रिप्रोड्यूस होगी। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ही है, जैसे कि अमीबा, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसका अगर सेल डिवीजन हो रहा है तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है। हमारी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में भी सेल्स हमेशा डिवाइड होती रहती है, नई सेल्स बनती रहती हैं, ओल्ड सेल्स हटती रहती है। लेकिन तो क्या हम रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते हैं। ये सेल जो डिवीजन होता है ये हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का ही है, अगर उसका सेल डिवाइड करता है, इट मीन्स कि ऑर्गेनिज्म ही डिवाइड कर गया या ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोड्यूस कर गया, ठीक है। सो
Growth and reproduction are the characteristics of cells, indeed of all living organisms. All cells reproduce by dividing into two, with each parental cell giving rise to two daughter cells each time they divide. ठीक है, तो हर एक सेल जब डिवाइड करती है तो एक सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स को बनाती है, दो डॉटर सेल्स उससे निकलती हैं. ठीक है, then these newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population. अब ये जो दो नई डॉटर सेल्स बनी वो नई पॉपुलेशन को अराइज करती, वो भी फिर से डिवाइड करेंगी, उनसे फिर दो सेल्स बनेंगी, फिर वो दो सेल्स डिवाइड करेंगी, और इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी. ठीक है, सो न्यू पॉपुलेशन दैट इज फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सिंगल पेरेंटल सेल एंड इट्स प्रोजेनी. प्रोजेनी मतलब जो डॉटर सेल्स होती है उनको ही हम प्रोजेनी कहते हैं. प्रोजेनी मतलब डॉटर सेल्स. ठीक है, डॉटर सेल्स, या आप इसको प्रोजेनी को ऑफस्प्रिंग्स भी कह सकते हो ना, ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं. ये एक सिनोनिम वर्ड है, डॉटर सेल्स, ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजेनी सेल्स, जो उससे डिराइव रहती है. सो इन अदर वर्ड्स, सच cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of millions of cells. तो इसी साइक्लिक इवेंट की वजह से ये जो सेल के अंदर ग्रोथ होता है फिर वो डिवाइड होती है, तो इसी साइक्लिक इवेंट से एक ही सेल जो है वो मिलियंस ऑफ सेल्स को अराइज कर सकती है, मिलियंस ऑफ सेल्स को फॉर्मेशन कर सकती है, जिससे कि हम देखते हैं कि हमारे अर्थ पे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए गए हैं. ठीक है, तो हम सेल साइकिल के इवेंट्स को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली सेल साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. ठीक है, सो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन ही नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करेगा या रिप्रोड्यूस कैसे करेगा. ठीक है, तो सेल डिवीजन एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है किसी की भी लाइफ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए, वियर एंड टियर को रिपेयर करने के लिए सेल डिवीजन की प्रोसेस चाहिए ही चाहिए. ठीक है, सो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ ऑल्सो टेक प्लेस. ठीक है, अब हम सबको पता है कि हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है. सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको कि हम डीएनए कहते हैं. ठीक है, तो यही जेनेटिक मटेरियल एक तरीके से ब्लूप्रिंट होता है कि सेल का क्या फंक्शन होगा, क्या उसका नेचर होगा, कहाँ कब वो डिवाइड करेगी. ठीक है, तो ऑल दीज फंक्शन जो है एक चिप की तरह, एक ब्लूप्रिंट की तरह हमारे डीएनए के अंदर रहती हैं, सारी कमांड्स रहती हैं. तो इसकी एक कॉपी हर एक सेल के पास जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी वो सेल जो है ठीक से अपना फंक्शन कर पाएगी, और उसको जो स्टिमुलस मिलेगा दूसरी सेल से या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रही है, जिस तरह के हार्मोन्स के रिसेप्टर्स मिलेंगे, इनको रिसीव करने के लिए, समझने के लिए भी ये डीएनए की कॉपी उसके अंदर एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसीलिए सेल डिवीजन ये भी इंश्योर करता है कि हर एक सेल के पास डीएनए की एक हूबहू कॉपी उसके पास भी जाए. ठीक है, तो जो सेल डिवीजन होता है उसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए का भी डिवीजन होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि सेल का ही डिवीजन होता है. सेल डिवीजन इंक्लूड्स डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ. सेल का ग्रोथ भी होता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स, उसका साइज. ठीक है, ये सारी चीजें बढ़ती हैं एंड देन सेल डिवाइड कर जाती है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस, दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ, हेंस हैव टू टेक प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी सेल्स. प्रोजेनी सेल्स मतलब डॉटर सेल्स कंटेनिंग इंटैक्ट जीनोम्स. जीनोम्स का मतलब क्या होता है? जीनोम मतलब कि जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए किसी एक सेल के अंदर होता है उसको हम कलेक्टिव टर्म में जीनोम कहते हैं. ठीक है, जैसे हमारे अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये ह्यूमन का जीनोम है. ठीक है, किसी एक तरफ पिन पॉइंट ना करके हम ह्यूमन का जीनोम कहते हैं उसको कलेक्टिव फॉर्म में. तो सारा का सारा जो है एक तरीके से इंटैक्ट मतलब अच्छे फॉर्म में, फंक्शनल फॉर्म में हमारे जीनोम का भी ट्रांसफर होना चाहिए डॉटर सेल्स में, प्रोजेनी सेल्स में होना चाहिए. तो ये सारे के सारे इवेंट्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, तभी ये हम चीजें को सक्सेसफुल कर पाते हैं. ठीक है,
जैसे कि हम कुछ भी इवेंट करते हैं, एक अब मैगी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या, पानी गर्म करते हैं, फिर मैगी डालते हैं, देन पकाते हैं, देन ठंडा करते हैं, फिर खाते हैं। तो ऑल दिस इवेंट्स अगर इन कोऑर्डिनेटेड वे ना, एक के बाद एक ही होता है ना। पहले आपने मतलब आप ऐसे कर सकते हो कि पहले मैगी को आप खाली डाल दोगे तो फिर वो कैसे बनेगी ना, पानी तो आपको गर्म करना पड़ेगा। देन सेल डिवीजन जो है वो भी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में है, एक के बाद एक इवेंट होगी। अगर बीच में कोई एक इवेंट मिस हो जाएगी तो सेल साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगी, सेल का आगे ग्रोथ नहीं होगा, वहीं पे सेल डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे से देखते हैं कि भाई वो इवेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसमें कोई गलती तो नहीं रह गई, उसको चेक भी करते हैं कि कहीं गलती रह गई तो उसको ठीक कर लिया जाए, नहीं तो फिर सेल के अंदर गलत मैसेज चला जाएगा, वो सेल जो है ठीक से काम नहीं करेगी, एबनॉर्मल सेल हो जाएगी, है ना। तो कैंसर सेल भी इसी तरीके से बनती है। आपने देखा होगा कि कैंसर सेल जो है बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड वे से नहीं है, बिल्कुल अब्रप्टली बहुत ज्यादा डिवीजन करने लगती है और वहां ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जब सेल का डिवीजन हो रहा था, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में कहीं ना कहीं कोई एरर आ गई थी, कोई म्यूटेशन आ गया था, जिसकी की वजह से सेल के अंदर गलत डीएनए की कॉपी चली गई थी। अब वो सेल जो है अनकंट्रोल्ड डिवाइड कर रही है, अनकंट्रोल्ड वे में डिवीजन कर रही है और पूरी बॉडी में फैल रही है। तो कैंसर सेल्स भी एक तरीके से कह सकते हो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल है। तो कैंसर भी सेल डिवीजन का ही एक प्रोसेस है, पर उसमें सेल्स का ग्रोथ अनकंट्रोल्ड वे में होता है। यहाँ जो हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं उसमें हम नॉर्मल बॉडी की सेल जो है एक कोऑर्डिनेटेड कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ करती हैं, देख के कि कब रिक्वायरमेंट है और कब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle। तो वो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो एक के बाद एक होते हैं, जिसमें कि क्या क्या होता है, जीनोम की सिंथेसिस, मतलब जीनोम का डुप्लीकेशन, यानी कि जो डीएनए है उसको डबल करते हैं ताकि हर सेल में एक कॉपी जाए, और सिंथेसिस ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल, जैसे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सेल के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, एक बार सेल डिवाइड हो जाएगी लेकिन उसको अपना प्रॉपर फंक्शन अपने करने के लिए कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स का चाहिए होता है ना, रिक्वायरमेंट होती है, तो उन सब का भी फॉर्मेशन सेल के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह के डिवीजन को हम कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। सो ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर जैसे सेल ग्रोथ को हम कह रहे हैं, सेल ग्रोथ मतलब जो साइटोप्लाज्म है वो तो हमेशा ही होता रहता है, ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन कभी कभी होता है, ठीक है, जब सेल को रिक्वायरमेंट लगती है। तो सो डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। ऐसे तो सेल का डिवीजन हमेशा, मतलब सेल का ग्रोथ हमेशा होता रहता है, कि मतलब वो क्या करती है, जैसे छोटी सेल है अभी तो वो बाहर से न्यूट्रिएंट्स लेके अब्सॉर्ब करके अपना साइज बड़ा करती रहती है, साइटोप्लाज्म उसका बड़ा होता रहता है, उसके अंदर और न्यूट्रिएंट्स और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो भी एंजाइम्स, प्रोटीन चाहिए होती है, उसका फॉर्मेशन हमेशा ही होता रहता है। बट डीएनए का डिवीजन तभी होता है जब सेल को सिग्नल मिलता है कि नाउ इज द टाइम टू डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो ये सिग्नल उसको अगल बगल के सेल से आ सकता है, उसको हमारे ब्रेन से मिल सकता है, या किसी तरह की चोट से जो रिलीज आपको फैक्टर्स होते हैं वो इंड्यूस कर सकते हैं कि नहीं सेल डिवीजन करना है क्योंकि चोट लग गई है, वुंड हो गया है, तो वुंड हीलिंग, वुंड रिपेयर, उस टाइम पे सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है ना। तो इस तरीके से हमें सिग्नल मिलता है और वो सेल्स उसी कमांड को फॉलो करते हुए डिवीजन करती हैं कि इतना ही डिवीजन करना है, ठीक है। अगर ये उस कमांड को फॉलो ना करें, ठीक है, अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करने लगेंगे, तो उन सेल्स को ही हम कहते हैं कि वो कैंसरस हो गई हैं। Okay, then the replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division। तो जो replicated chromosome है या जो replicated DNA है वो हर एक डॉटर सेल्स में बराबर बराबर अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ताकि हर एक सेल के पास एक प्रॉपर जो है जीनोम का सीक्वेंस जाए। ओके, एंड दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और ये सारे इवेंट्स खुद भी जेनेटिक कंट्रोल में है, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स होते हैं वो ऑल सब जेनेटिक, यानी हमारे न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर जो डीएनए होता है उसी के अंदर इसका ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे सेल डिवीजन होगा और ऐसे ऐसे चीजें होंगी, ठीक है। तो ये सब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर में ये सारे इवेंट्स होते हैं। लेकिन अगर सेल के डीएनए में कहीं म्यूटेशन हो जाए, कहीं गलत हो जाए कुछ, तो फिर
सेल अपना कंट्रोल लूज कर देती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं, मतलब कितने पड़ाव होते हैं, कितने इवेंट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ के फेजेस क्या होते हैं, जैसे पहले हम चाइल्ड होते हैं, देन हम अडल्ट होते हैं, एंड देन हम ओल्ड एज में आ जाते हैं। ठीक है, 3 फेजेस ऑफ लाइफ है। वैसे सेल डिवीजन यानी सेल जब ग्रो करती है, 1 से 2 बनने जा रही है, तो देन उसके लाइफ में क्या क्या फेजेस होते हैं अंटिल कि वो जब से पैदा हुई है और तब से जबकि वो डिवाइड करने के स्टेज में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले जब भी कोई सेल पैदा होती है तो हम कहते हैं कि वो G1 फेज में है। ठीक है, G1 फेज में इट मीन जस्ट लाइक योर स्कूलिंग, कि वो स्कूल में है। ठीक है, तो G1 फेज में क्या करते हैं, वो खूब ग्रो करते हैं, अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं, अपना साइज इंक्रीज करते हैं, अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करते हैं, ताकि जो भी उनको फंक्शन असाइन है, जिस भी बॉडी के हिस्से में वो सेल प्रेजेंट है, उस बॉडी की टिश्यू में प्रेजेंट है, उस टिश्यू का जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करती है सेल, उस तरह के प्रोटीन्स बनाती है, उस तरह के एंजाइम्स का सिंथेसिस करती है और अपना काम करती है जो कि उसको असाइंड है उस टिश्यू के अंदर रहते हुए। ओके, एंड देन जब इसका साइज एक प्रॉपर अमाउंट में पहुंच जाता है, एक्चुअली होता क्या है, देयर इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम। तो एक टाइम के बाद जब इसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो इसको सिग्नल मिलता है कि अब सेल काफी बड़ी हो गई है, अब इसको डिवाइड कर देना चाहिए। अब ये इतना जो है, ये रेशियो जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये एक फिक्स रेशियो है। इस रेशियो के बाद जैसे ही वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने लगता है तो सेल डिवीजन करने लगती है, एंड देन सबसे पहले जब सेल डिवाइड करती है या नई सेल जो बनती है वो G1 फेज में होती है, जिसमें वो काफी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है और ग्रोथ करती है। ठीक है, एंड देन उसके बाद वो S फेज में आती है। ठीक है, S फॉर सिंथेसिस, S फॉर S फेज। तो इसमें क्या है, सेल को सिग्नल मिलता है कि अपने डीएनए को डबल करो। ठीक है, जैसे इसके अंदर 2 क्रोमोसोम है, ये और ये। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेंगे, ऐसे और ऐसे, ये डबल हो गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये डबल तो किया लेकिन ये क्रोमोसोम यहीं पे अटैच ही रहेगा। ठीक है, इसको, इन दोनों को हम कहेंगे ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये और ये, दीज आर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो क्रोमोसोम नंबर वुड रिमेन द सेम बट द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बिकम डबल। तो ये S फेज इज अ सिंथेसिस फेज, एंड ऑल्सो इसका सीक्वेंस भी कई बार पूछा गया है कि जो सेल डिवीजन होता है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल होता है, उसमें कौन सा इवेंट किसके बाद आता है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, एंड देन M फेज। ठीक है, G1 S G2 M। ओके, देन S फेज में जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल हो गया है, एंड देन सेल जो है G2 फेज में एंटर करती है। G2 फेज में क्या है कि अब सेल को डिवीजन करना है, आगे चल के क्या करना है, M फेज में जाना है, डिवाइड करना है, तो उसकी तैयारी करती है। जैसे हमें कहीं घूमने जाना होता है तो हम 2 दिन पहले क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, वहां पे जाने के लिए जो भी सामान, जैसे हम एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं तो रस्सी है, क्रीम है और कुछ ऐसे सेफ्टी की चीजें हैं, वो सब हम अपने बैग में बैकपैक करते हैं। वैसे ही सेल को अब डिवीजन करने जाना है, M फेज में जाना है, तो G2 फेज में वो कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स, इस तरह की चीजें बनाती है जो कि उसको हो सकता है कि M फेज में उसकी जरूरत पड़े, तो वो यहाँ पे वो प्रिपरेशन करती है G2 फेज में, एंड देन वो M फेज में जाती है जहाँ की वो कुछ इवेंट्स के थ्रू डिवाइड करती है। उसका जो डीएनए है वो 2 अलग अलग न्यूक्लियस में बढ़ जाता है और सेल जो है 2 डॉटर सेल्स में टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, और हम कहते हैं कि सेल डिवीजन हो गया। वो जो सेल है वो 2 डॉटर सेल्स में टूट गई। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारे इवेंट्स को देखते हैं टेक्स्ट में। सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, यानी कि उन सेल्स के का एग्जांपल लिया गया है जिनके पास की एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ह्यूमन सेल्स, प्लांट सेल्स हम यूकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसमें होती है, बैक्टीरिया की सेल्स प्रोकैरियोटिक होती है, बाकी सारी सेल्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ओके, सो अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय द ह्यूमन सेल्स इन द सेल्स इन कल्चर। ठीक है, सेल कल्चर ह्यूमन सेल्स का लिया गया है। These सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। तो हमारी ह्यूमन की बॉडी की जो सेल्स होती हैं एक बार डिवाइड करने में इनको 24 आवर्स लगते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, सो हाउएवर दिस ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अब ह्यूमंस में एक सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स लगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि
हर एक ऑर्गेनिज्म में इतना ही टाइम लगता होगा। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। जैसे आप दही जमाते हो तो बैक्टीरिया कितनी जल्दी ग्रो कर जाता है ना, तो हर एक सेल का एक डबलिंग टाइम होता है, मतलब 1 से 2 सेल बन जाने का एक टाइम होता है। तो ह्यूमन सेल्स का ये टाइम, ह्यूमन सेल्स के लिए टाइम 24 आवर्स है। ओके, सो यीस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। यीस्ट की सेल भी बहुत तेजी से ग्रो करती है, ठीक है, और यीस्ट भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और 90 मिनट में ही ये डबल हो जाती हैं, ठीक है। सो इसीलिए हम इनको राइजिंग के लिए यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह बिस्किट बनाने में। ओके, द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। 2 फेजेस में अगर हम सेल साइकिल को डिवाइड करें तो एक है एम इंटरफेज और एक है एम फेज, या जिसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू कर्व है, ठीक है, ये सब इंटरफेज है। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटरफेज या रेस्टिंग फेज कह रहे हैं। लेकिन जो ये एम फेज है, जिसको कि हम डिवीजन फेज कहते हैं या माइटोसिस फेज कहते हैं, इस फेज की तैयारी में ये सब टाइम लग जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली में सर रेस्ट तो नहीं कर रही होती है, वो तैयारी कर रही होती है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एग्जाम तो हमारा एक ही दिन होता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम हमारा एक ही दिन होता है 3 घंटे का। लेकिन तो क्या सारा साल हम सो रहे होते हैं? क्या हम सारा साल रेस्ट कर रहे होते हैं? नहीं, ये जो 3 घंटा का एग्जाम है आपको देना है बोर्ड में मार्च में, इसी 3 घंटे की एग्जाम की तैयारी हम साल भर कर रहे होते हैं, है ना। तो वैसे ही सेल भी क्या करती है, जो एम फेज है इसकी तैयारी ये पूरा टाइम करती रहती है, और तैयारी करने से ही इस फेज में ये फिर बेटर परफॉर्म करती है, नहीं तो फिर ये तो फेल हो जाएगी, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है, तैयारी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल कोई एज सच एक जो डिसिजिव इवेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। ओके, एंड देन we have the M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur, and the interphase represents the phase between 2 successive M phase. 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में एक इंटरफेज आता है, सेल तो हमेशा डिवाइड करती रहती है। ओके, सो इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, ठीक है। तो 24 आवर्स लगते हैं एक सेल को पूरी तरह से डिवाइड करने में, लेकिन 24 आवर्स में से जो एम फेज है, 24 आवर्स में से एम फेज केवल 1 घंटे का होता है, बाकी 23 आवर्स जो है वो इंटरफेज या जो रेस्टिंग फेज है वो 23 आवर्स ये इंटरफेज में लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, लेकिन पूरा का पूरा साल आपको जो है उसकी 3 घंटे की तैयारी करने में लग जाता है ना, वैसे ही कुछ है यहाँ पे इवेंट। ओके, एंड देन इंटरफेस लास्ट मोर देन अबाउट 95% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का 95% ड्यूरेशन इंटरफेस में ही गुजरता है। ओके, सो द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज की शुरुआत कहाँ से होती है? न्यूक्लियर डिवीजन। जैसे सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो न्यूक्लियर डिवीजन से सेल साइकिल स्टार्ट होती है, corresponding to the separation of डॉटर क्रोमोसोम्स या कैरियोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कहते हैं, तो और न्यूक्लियर डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन में 2 इवेंट्स होते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। मतलब जब सेल डिवीजन जब स्टार्ट हो जाता है, जब इंटरफेस खत्म हो जाता है, माइटोटिक फेज शुरू होता है, तो सबसे पहले कौन डिवाइड करता है? सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनका डिवीजन हो जाता है, और फिर न्यूक्लियस 2 ठो अलग अलग बन जाते हैं, एंड देन ये 2 न्यूक्लियस जब अलग अलग बन गए उसी साइटोप्लाज्म में, फिर अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसको कि हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फाइन, एंड देन वी हैव द इंटरफेस, दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज. It is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner. ठीक है, इंटरफेज को भले ही हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, बट इसी फेज में सेल जो है माइटोसिस फेज की पूरी तैयारी इसी में करती है कि अपना डीएनए को रेप्लिकेट कर रही है, अपने को ग्रोथ कर रही है, इस तरह के प्रोटीन्स बना रही है, एंजाइम्स बना रही है, जो कि उसको माइटोसिस फेज में काम आएंगे। ओके, सो द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। तो इंटरफेस को हम फिर से
3 फेजेस में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इन फेजेस में क्या क्या इवेंट होता है। फर्स्ट इंटरफेज का जो फर्स्ट स्टेज है वो है गैप 1 फेज, या जिसको हम शॉर्ट में G1 फेज कहते हैं। फिर दूसरा इवेंट है इसमें एस फेज, या जिसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। एंड थर्ड इवेंट है इसमें G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, फिर M फेज। ठीक है, तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस के और डीएनए रेप्लिकेशन से पहले वाला स्टेज जो है हम G1 फेज कहते हैं। और इस फेज में सेल जो है वो मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव रहती है, अपना ग्रोथ करती है, अपना साइज इंक्रीज करती है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट इंक्रीज करती है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सब न्यूट्रिएंट्स रहेंगे तभी ना वो एस फेज को अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। ओके, सो ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती है, बट अपना साइज और अपने अंदर प्रोटीन्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ाती रहती है। और इसके बाद आता है एस फेज। एस और सिंथेसिस फेज marks the period between during which DNA synthesis or replication take place, and this is also very important। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कई बार कि DNA replication किस फेज में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एस फेज में। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। हर एक सेल का जो डीएनए होता है वो डबल हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए 1C डीएनए था, तो एस फेज के बाद 2C डीएनए हो जाएगा। ओके, सो इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेटेड बाय 2C, अगर इनिशियली हम कहेंगे कि 2C डीएनए है, तो आफ्टर एस फेज 4C डीएनए हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने क्रोमोसोम नंबर होंगे डॉटर सेल्स में, तो आपका आंसर वही होना चाहिए, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है, बस डीएनए का अमाउंट बढ़ता है। ओके, सो जैसे आप खाते पीते हो, आपका वजन बढ़ जाता है। आप जैसे पहले 50 kg के थे, 2 साल बाद आप 100 kg के हो गए, तो आपके 2 ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना बन गए, बस आपका वजन बढ़ा है ना। तो ये चीज है। तो इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1, इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, दैट इज 2n। अगर एस फेज से पहले उसके पास 2n क्रोमोसोम्स है, तो एस फेज के बाद भी उसके पास 2n क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, बट वो क्रोमोसोम्स उसी क्रोमोसोम के साथ अटैच रहेंगे और डबल हो जाएंगे। जैसे ये क्रोमोसोम है एक, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, ये G1 फेज में है। जब ये एस फेज में गए तो क्या होगा, इसी क्रोमोसोम का ये डबल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा एक और, यहाँ पे इसमें एक और ऐसे जुड़ जाएगा। बट अभी भी क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, बस ये 2 ही, पहले भी ऐसे ही थे, 1 2, ये 2 क्रोमोसोम थे। एस फेज के बाद ये ऐसे हो जाएगा, इसी का एक सिस्टर क्रोमेटिड इसी के साथ बन जाएगा। तो हम कहेंगे डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच ही रहा, अलग से नहीं हुआ। अगर ऐसे 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 ये बन जाता तो 4 क्रोमोसोम हो जाता, बट ये नहीं होता है, इसी के साथ लगे लगे ये सिस्टर क्रोमेटिड बन जाती है। ओके, देन इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंट्रियोल्स कहाँ होता है, ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है। सेंट्रियोल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रियोल्स जो है एक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्रोमोसोम्स, जो डबल क्रोमोसोम है, उनमें एक एक पेयर को अपनी तरफ खींचती है, एक एक पोल की तरफ खींचती है। और ये सेंट्रियोल कहाँ रहती हैं? जनरली एनिमल सेल्स में ये साइटोप्लाज्म में रहती हैं। साइटोप्लाज्म में ये 1 से 2 हो जाती हैं, तो एक इस पोल पे जाती है और एक दूसरे पोल पे जाती है। ठीक है, so during the G2 phase proteins are synthesized in preparation of mitosis while cell growth continues. So how do plants and animal cells continue to grow all their lives? Do all cells in a plant divide all the time? तो हमेशा ही कैसे डिवाइड कर सकती हैं? ठीक है, हर सेल हमेशा ही डिवाइड करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास हमेशा ही डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, प्लांट्स में खासकर, उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनके अंदर की एबिलिटी होती है कि वो हमेशा डिवाइड करें। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम का हम नाम जानते हैं। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स?
तो ऐसा नहीं है हर सेल ही डिवाइड करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स है वो हमेशा डिवाइड नहीं करती, वो एक बार जो बन गई होती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ वो वही रहती हैं, उनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती। जो हमारे हार्ट की मसल सेल्स है वो भी डिवाइड नहीं करती हैं, ठीक है, तो वो उनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं होती है। सो कैन यू टेल द नेम एंड लोकेशन ऑफ टिश्यूज हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स? यस, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ये हमेशा ही डिवाइड करती रहती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। एंड डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? तो नो, एनिमल्स के पास ऐसी कोई सेल्स नहीं है कि वो हमेशा ही डिवाइड करते रहे, या हमारे, क्योंकि इसी वजह से हमारी बॉडी का ग्रोथ एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है ना। हम हमेशा जीवन भर तो नहीं ग्रो करते रहते हैं, एक टाइम के बाद हमारी हाइट फिक्स हो जाती है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, उनकी हाइट और मोटाई हमेशा ही बढ़ती रहती है, ठीक है। अब एक और हम कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स। आपने माइटोसिस का इवेंट पढ़ा होगा, और अनियन की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर, और उसके अंदर 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इन ईच सेल। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज? G1 फेज के अंदर भी उसके पास 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ओके। आफ्टर S फेज, S फेज के बाद भी उसके पास 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, लेकिन उसका डीएनए का अमाउंट डबल होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स रहेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर M फेज के बाद भी उसके पास 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, ठीक है। Also, what will be the DNA content of cells at G1 after S and at G2 if the content after M phase is 2C? तो क्रोमोसोम्स का नंबर कभी चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ माइटोसिस। जब हम माइटोसिस का डिवीजन देख रहे हैं, ठीक है, दो तरह के डिवीजन है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में क्रोमोसोम्स का नंबर हमेशा फिक्स रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी माइटोसिस को कितनी भी घुमा घुमा के पूछे, आपको कभी भी आंसर नहीं बदलना है अपना, हमेशा 2n ही क्रोमोसोम्स रहेगा, चाहे किसी भी फेज में हो, ठीक है। बस डीएनए का अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम्स नंबर्स विल रिमेन फिक्स। Then some cells in the adult animals do not appear exhibit division. Example, heart cells. जो हमारे सेल्स होती हैं उनके अंदर डिवीजन नहीं होता, जो हमारी हार्ट की सेल्स होती है उनके अंदर डिवीजन नहीं होता, इसीलिए हार्ट की मसल्स एक बार डेड कर जाएंगी तो उनको हम रिवाइव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर कभी कार्डियक अरेस्ट होता है तो वी आर नॉट एबल टू सेव द पेशेंट, बिकॉज उसकी अब हम सेल्स को रिवाइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो पेशेंट डेथ कर जाते हैं, ठीक है। So, and many other cells divide only occasionally and need to replace cells that have been lost because of injury or cell death. और कुछ cells occasionally ही divide करती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा उनके अंदर division होता ही रहता हो, but special circumstances में कुछ hormonal signals की वजह से कहीं चोट लग गई, wound healing के लिए special circumstances में ही divide करती हैं, और कुछ cells तो बिल्कुल नहीं divide करती हैं, चाहे आदमी मर ही क्यों ना जाए, जैसे कि heart cells, neuron cells, ठीक है। So, these cells do not divide further and exit G1 phase to enter in an inactive phase called the quiescent stage or G2 cell of the cell cycle. तो जैसे हमने सेल साइकिल के इवेंट्स देखे, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। M फेज के बाद जब ये हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो M फेज में ये आकर के डिवाइड होके बन गई होती है, ठीक है। M फेज के बाद अब ये फर्दर डिवाइड नहीं करती, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो अब ये M फेज के बाद सीधे G0 फेज में चली जाती हैं, जिसको कि हम क्विसेंट स्टेज कहते हैं। अब ये सेल्स हमारी थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड नहीं करेंगी, हाँ ग्रो करेंगी, अपना साइज इंक्रीज करेंगी, बट डिवाइड नहीं करेंगी, एक से दो नहीं होंगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ओके। सो कैन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर proliferate unless called on so to do so depending on the requirement of the organism। तो इसमें कुछ सेल्स तो बिल्कुल ही नहीं डिवाइड करती, कुछ सेल्स कभी कभी डिवाइड करते हैं, ओके। सो इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। अब सोमैटिक सेल्स क्या होती है, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जैसे जनरल बॉडी की सेल्स सोमैटिक सेल्स। दूसरी सेल्स होती हैं जर्म सेल्स, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जैसे एग है, स्पर्म है, वो गैमेटिक सेल्स है, एग एंड स्पर्म आर गैमेटिक सेल्स। और उसके अलावा बॉडी में जितनी सेल्स है वो सब के सब सोमैटिक सेल्स हैं, और वो डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड मतलब उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर 2n होता है, पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं, ओके। तो
ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। माइटोटिक सेल डिवीजन कहाँ होता है? केवल डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही होता है। गैमेटिक सेल्स में माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है, वहां मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी सेल्स में माइटोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन केवल जर्म सेल्स में होता है। जर्म सेल्स कौन सी होती है? एग सेल्स और स्पर्म सेल्स। ओके, however there are few exceptions to this where haploid cells divide by mitosis। कुछ इसके बायोलॉजी है तो ये तो एक्सेप्शन का साइंस ही है। ठीक है, जहां पे हैप्लॉइड सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं। कहाँ? आपने पढ़ा होगा। ठीक है, याद कीजिए पहला वाला चैप्टर प्लांट्स के अंदर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेल हनी बीज जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जैसे हनी बी का आपने देखा होगा, एक रानी मक्खी होती है, बाकी वर्कर बी होते हैं। तो जो रानी मक्खी होती है वो डिप्लॉइड होती है और जो वर्कर बीज होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, लेकिन वो डिवाइड करती हैं, उनके सेल्स के अंदर डिवीजन होता है। भाई उनको चोट लगती है, कुछ होता है, ग्रोथ होता है, उनकी भी बॉडी साइज इंक्रीज करती है, तो उनके अंदर डिवीजन तो होता ही होगा ना, बॉडी सेल्स इंक्रीज करती हैं तो उनके अंदर हैप्लॉइड सेल्स डिवीजन करता है। ठीक है, तो मेल हनी बीज हैप्लॉइड होते हैं। Against this, the plants can show mitotic division in both haploid and diploid cells। प्लांट्स दोनों में ही डिवाइड कर सकते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन में भी, डिप्लॉइड कंडीशन में भी। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जांपल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, आपने पढ़ा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, एक गैमेटोफिटिक स्टेज होती है और एक स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। तो गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होती है? N होती है, और स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होती है? 2N होती है। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलती रहती है। जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डिपेंडेंट होती है हम गैमेटोफिटिक स्टेज के ऊपर। तो गैमेटोफाइट ही ग्रो करता है, बड़ा होता है, एंड देन उसके ऊपर स्पोर्स बियर करते हैं तो वो 2N हो जाता है। ठीक है, फिर से वो फिर अपने अंदर डिवाइड करके फिर से बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो N स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर से वो जर्मिनेट होते हैं। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। ओके, सो आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉइड सेल्स। तो गैमेटोफिटिक स्टेज में आप देखोगे कि हैप्लॉइड सेल्स में डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एम फेज। एम फेज में कौन कौन से फेजेस होते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द एम फेजेस। तो एम फेज के अंदर 4 फेजेस होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एक ही टाइम में। ठीक है, सो इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। Since the number of chromosomes in the parent and progeny cells is the same, it is also called as equational division। तो जो माइटोसिस डिवीजन है, ठीक है, माइटोसिस का जो डिवीजन है उसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। ये याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2 डिवीजन होते हैं, एक इक्वेशनल डिवीजन और एक रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो डॉटर सेल्स होती हैं और जो पेरेंट सेल होती है उनमें क्रोमोसोम का नंबर रिस्टोर्ड रहता है, यानी जितना पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होगा उतना ही डॉटर सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर होगा। बट मियोसिस में जो पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है उसका हाफ हो जाता है। इसी वजह से मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जो कि हम लेटर ऑन देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्वेशनल डिवीजन इज नोन एज mitosis। Okay, so though for convenience mitosis have been divided into 4 stages of nuclear division या karyokinesis। न्यूक्लियर डिवीजन के बेसिस पे हमने माइटोसिस के 4 स्टेजेस डिवाइड कर दिए ताकि हम इसको अच्छे से और समझ पाए, इवेंट्स को समझ पाए। इसलिए 4 स्टेजेस में हमने माइटोसिस के इवेंट को भी डिवाइड कर दिया है। और या कैरियोकाइनेसिस, बेसिकली एक कैरियोकाइनेसिस है, न्यूक्लियर के डिवीजन के ही स्टेजेस हैं ये। सो इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। तो ये एक इवेंट होता रहता है, तो इसलिए हम क्लियर कट लाइंस कई बार ड्रॉ नहीं कर पाते कि ये इवेंट कौन सा है, ये इवेंट कौन सा है, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हर एक इवेंट के। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व फॉलोइंग 4 स्टेजेस। ओके, तो पहला स्टेज है प्रोफेज। ठीक है, एम फेज का पहला स्टेज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इसको याद करने का, इसका भी सीक्वेंस पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करिए ऑप्शन में। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका निमोनिक है पीएम एट। पीएम एट, पीएम कहाँ है? आपके शहर में है क्या? ठीक है, तो पीएम एट। ओके, तो पीएम
एक्ट, ये याद करिएगा। तो प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सीक्वेंस से आपको बिल्कुल याद रहेगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। तो इन सारे फेसेस की डिटेलिंग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो था माइटोसिस का, सेल डिवीजन का एंड अबाउट सेल साइकिल, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग इन एनी of the points, then you can comment me in the comment section. And I must tell you that I genuinely follow all your comments and I do reply as soon as possible. Okay, so do give me a like and share this video with your friends. Thank you so much.